नमस्कार, मैं हूं सोम। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, पिछली वीडियो में हमने सल्तनत काल के विषय में खिलजी वंश की स्थापना का जो चैप्टर है ये पढ़ा था। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की जाती है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की अलाउद्दीन खिलजी यानी कि उसके भतीजे के द्वारा हत्या कर दी जाती है और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है। तो आज हम अलाउद्दीन खिलजी के विषय में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो में दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। कारण यह है कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ा चैप्टर है। दूसरा यह है अलाउद्दीन खिलजी, मतलब इस वाले अध्याय में हम अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार और उसके समय होने वाले विद्रोह को पढ़ेंगे और अगले अध्याय में हम अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति है उसके विषय में पढ़ेंगे और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो चलाए गए कुछ नए पद हैं उसके विषय में मैं अगली वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए अब होता क्या है। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 में सिरसा में हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसो। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक है जिसने दक्षिण पे अभियान किया था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब यहां से क्या होता है, इस समय से यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय से साम्राज्यवाद की एक नीति शुरू होती है। इससे पहले भी शासक जो हैं हमारे वे साम्राज्यवादी थे, लेकिन उनके समय साम्राज्य विस्तार ज्यादा नहीं हो पाया था। उन्होंने या तो क्या किया, उन्होंने या तो जो इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद गोरी के द्वारा जो साम्राज्य बनाया गया था उसको अक्षुण्ण बनाए रखा, या फिर उसको सुदृढ़ करने का प्रयास किया। जैसे बलबन है, बलबन अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करता है, लेकिन बलबन के उत्तराधिकारी क्या हुए, एक तरीके से वे बेकार हुए, उनका शासन कोई लंबा समय तक नहीं चल पाया। तो यहां से जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है तो यहां से साम्राज्य विस्तार की सल्तनत काल की जो नीति है वो शुरू होती है। इसी वजह से एक इतिहासकार हुए हैं स्टेनले लैंडपूल। तो स्टेनले लैंडपूल अलाउद्दीन खिलजी की तुलना गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त से करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम आता है कि सल्तनत काल का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं। तो सल्तनत काल का समुद्रगुप्त बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अब सवाल ये उठता है कि सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इसकी तुलना जो है समुद्रगुप्त से की गई थी। तो देखिए होता क्या है कि अगर आपने समुद्रगुप्त अच्छी तरीके से पढ़ा है तो समुद्रगुप्त के द्वारा दो नीति बनाई गई थी। उसने उत्तर भारत को विजय किया और उत्तर भारत को विजय करने के बाद उन जितने भी उत्तर भारतीय शासक हैं उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था। लेकिन दक्षिण भारत को जब समुद्रगुप्त ने विजय किया था तो उन राज्यों से केवल टैक्स वसूला था। दक्षिण भारत के राज्य को समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था। बिल्कुल इसी प्रकार की प्रक्रिया अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान किया और अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। लेकिन क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, दक्षिण के राज्य को जीतता तो है लेकिन इन्हें अपने साम्राज्य में शामिल नहीं करता। तो बिल्कुल सेम वाली जो नीति है ये अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाई है। इसी वजह से स्टेनले लैंडपूल इसे क्या बोलते हैं, सल्तनत काल का समुद्रगुप्त। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी इसके विषय में पढ़ते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि जन्म जो है 1266 में सिरसा में हुआ था। अलाउद्दीन जब गद्दी में बैठता है तो ये उपाधि एक भारी भरकम उपाधि धारण करता है। इसकी उपाधि है अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी। अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी के नाम से ये गद्दी में बैठा है। और मैंने अभी आपको बताया है कि इसके जो बचपन का नाम है ये है अली गुरसा। और वह भी मैंने आपको बताया कि सल्तनत काल का इसे समुद्रगुप्त कहा गया। ये किसने कहा, ये कहा स्टेनले लैंडपूल। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही देखिए सबसे पहले क्या होता है कि 1296 में अपने चचा की हत्या करता है और कड़ा मानिकपुर में अपने आप को सुल्तान घोषित करता है। और इसके बाद कड़ा मानिकपुर से पैसे खिंडाता हुआ ये बंदा जो है दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली में बलबन के महल में, तो बलबन का जो महल है बलबन के लाल महल में ये अपना राज्याभिषेक करता है। अब अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठता है तो मैंने भी आपको बताया कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात यह है अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण हुए थे। आप ये भी याद रखेंगे, लगभग 6 मंगोल आक्रमण इसके समय में हुए हैं। और इस मंगोल आक्रमण से इसने दिल्ली को काफी हद तक बचा लिया था। लेकिन इसने क्या काम किया, देखिए दिल्ली की सुरक्षा करने के लिए दूसरे दिल्ली नगर की स्थापना की जिसे कहा जाता है सीरी।
मैंने आपको पिछली वीडियो में जब मैंने सल्तनत काल शुरू किया था तो मैंने आपको दिल्ली के 7 नगर बताए थे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप वहां से जाकर पढ़िए। दिल्ली में मध्यकाल में 7 बार दिल्ली को बसाए जाने का उल्लेख है। तो दूसरी दिल्ली जो बसाई है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बसाई गई थी, ये कहलाती है सीरी। और ये सीरी बसाए जाने का मूल उद्देश्य मंगोलो आक्रमण से दिल्ली को बचाए रखना है। इसके अलावा इसके समय क्या होता है, देखिए इसके समय यहाँ पे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी क्या होती है, वृद्धि। जैसे होता यह है कि बलबन के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए उनके समय सीमा, उत्तर पश्चिमी सीमा जो प्रांत है हमारी, वो व्यास नदी हो गई थी। मंगोलों के आक्रमण की वजह से लाहौर पे मंगोलों का अधिकार हो गया था और व्यास नदी सीमा हो गई थी। लेकिन इसके समय वापस व्यास नदी से सिंधु नदी जो है फिर सीमा हुई। यानी कि सल्तनत काल में जो है जो सीमा है अलाउद्दीन खिलजी की, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये जो उत्तर पश्चिमी साइड है यहां इसकी सीमा कहां तक है, ये है सिंधु नदी तक। और दक्षिण में केवल पांड्य जो शासक हैं वे इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते, अदरवाइज लगभग समस्त दक्षिण भारत जो है इसकी अधीनता स्वीकार करता है। लेकिन दक्षिण भारत में जो साम्राज्य विस्तार की नीति है ये है ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति। ग्रहण मोक्षानुग्रहण का अर्थ होता है केवल टैक्स वसूलना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोलों के आक्रमण हुए हैं वे कौन कौन से हुए। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी समय सबसे पहले मंगोल आक्रमण 1296 में कादर खां के द्वारा किया गया था। और इस कादर खान के जो द्वारा आक्रमण हुआ है, इस आक्रमण को जफर खां और उलूग खां, ये सेनापति हैं जफर खां और उलूग खां, इन दोनों सेनापतियों के द्वारा इस आक्रमण को विफल किया गया। इसके बाद दूसरा जो आक्रमण होता है ये 1297-98 के आसपास हुआ है। ये आक्रमण साल्दी के नेतृत्व में हुआ था। इस आक्रमण को भी जफर खान ने क्या किया था, नाकाम किया था। तो ये आप याद रखेंगे, जफर खान सल्तनत काल में मतलब अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति है। तो जफर खान से मंगोल इतना डरते थे कि मंगोलों ने इसके विषय में कहा है कि हमारे जो घोड़े हैं वे पानी भी नहीं पीते जफर खान के डर से। तो जफर खान का जो डर है मंगोलों के मन में बहुत ज्यादा पैदा हुआ और यहां पे क्या हुआ, जफर खान का प्रभाव साम्राज्य में काफी बढ़ा। इसके कारण क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति से चिढ़ने लगा था। और यही कारण हुआ कि जब 1299 कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में दोबारा से मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया तो इस आक्रमण में जफर खां क्या हुआ, जफर खां मारा गया। और सॉरी, तो जफर खां जब मारा गया तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खां को सहायता नहीं प्रदान की थी, जिसकी वजह से जफर खां इस युद्ध में मारा गया था। यहां पे अलाउद्दीन खिलजी कहता भी है कि मुझे जो है जल्द ही अपने सेनापति से छुटकारा मिला, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को इसकी महत्वाकांक्षा और इसके बढ़ते हुए प्रभाव से डर लगने लगा था। उसे यह डर लगने लगा था कि कहीं ये जो है वापस क्या करे, साम्राज्य में प्रमुख अपनी भूमिका निभा के कहीं दिल्ली की गद्दी पे अधिकार ना कर ले। इसके बाद 1303 में तारगी, 1303 में आक्रमण हुआ, ये तारगी के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। ये जो आक्रमण हुआ है 1303 में, ये आक्रमण उस समय हुआ था जिस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान में व्यस्त था। और इसके बाद 1305 में अली बेग और तरकत के नेतृत्व में पुनः मंगोलों का आक्रमण होता है। इस आक्रमण को देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आया है कि किस आक्रमण को अलाउद्दीन खिलजी के हिंदू सेनापति ने मतलब नेतृत्व किया है या हिंदू सेनापति ने मंगोलों को पराजित किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक हिंदू सेनापति है मलिक नायक, इसका नाम है मलिक नायक। कहीं कहीं इसका पूरा नाम मलिक नायक आखुर बफे मेसरा भी मिलता है, मलिक नायक आखुर बफे पेसरा। तो नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन आप मलिक नायक से ही काम चला सकते हैं, इतना ही एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद अंतिम जो आक्रमण है ये कबक खां और इकबाल माता व तैबू के नेतृत्व में हुआ था। इस आक्रमण को दबाने में गयासुद्दीन तुगलक ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यही गयासुद्दीन तुगलक आगे जाके तुगलक वंश का संस्थापक बनता है, तो ये आप याद रखेंगे। और इसी के बाद क्या हुआ, व्यास नदी से आगे सिंधु नदी जो है सल्तनत काल की सीमा हो गई थी। तुगलक ने गाजी की उपाधि, मंगोलों को हराने के बाद तुगलक ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए ये है मंगोल, प्रमुख मंगोल आक्रमण।
ठीक है, अगर आपको बोर्ड पे स्पष्ट नहीं चमक रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहां पे जल्द ही, देखिए अभी मैं वादा नहीं करता कि तुरंत में पीडीएफ करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं जल्द ही वहां पे पीडीएफ सल्तनत काल की अवेलेबल करा दूंगा, तो वहां से आपको आने वाले समय में अच्छी पीडीएफ मिल जाएंगी अगर आप टेलीग्राम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे तो। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद आगे क्या होता है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला अभियान है साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति को लेकर, ये था गुजरात अभियान। तो ये आप याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे पहले जो अभियान किया गया है गुजरात। अब गुजरात में यहाँ पे क्या कौन है, गुजरात में बघेल वंशीय शासक है कर्ण, और ये जो आक्रमण है कर्ण के सेनापति ने यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया था। इस आक्रमण में बघेल शासक कर्ण पराजित होता है, और पराजित होने के बाद जो कर्ण की पत्नी है कमला देवी, ये कमला देवी अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगती है, और अलाउद्दीन खिलजी बाद में इसे शादी भी कर लेता है, और इसे बाद में मलिक ए जहां, मलिका ए जहां की उपाधि देता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, बघेल शासक कर्ण की पत्नी कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने शादी की और इसे मलिक ए जहां की उपाधि दी थी। ठीक है, अब ये जो गुजरात अभियान हुआ, ये उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में किया गया था, ये आप याद रखो, उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात अभियान किया गया। इसी अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी को एक हिजड़ा प्राप्त हुआ जिसका नाम है मलिक काफूर। तो यहां आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में है, एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि मलिक काफूर कहां से प्राप्त हुआ था, तो गुजरात विजय से। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि मलिक काफूर को किसने प्राप्त किया था, तो नुसरत खां जलसेरी ने प्राप्त किया था। और जनरली मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है, कारण यह है कि 1000 दिनार में इसे खरीदा गया था। ये पहले एक हिंदू हिजड़ा था, बाद में इसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। दक्षिण अभियान में, जैसे मैं अभी बता भी रहा था, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में, यानी कि दक्षिण को जीतने में मलिक काफूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के पतन में भी यही मुख्य भूमिका निभाएगा। कैसे निभाएगा आप वीडियो देखते रहिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है ये आक्रमण मैंने जैसे गुजरात के विषय बताया कि यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, मलिक काफूर को प्राप्त किया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का अगर क्रम की बात करेंगे तो क्रम में जो अगला आक्रमण होता है वो रणथंभौर, लेकिन मैं क्रम से नहीं बता रहा हूं, मैं केवल ऐसे ही बता रहा हूं। तो जो मालवा आक्रमण है ये हुआ 1305 में। और मालवा है कहां, मालवा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, मालवा जो है मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है ये मालवा है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो मालवा का पठार के विषय में पढ़ा होगा। तो मालवा यहाँ है। तो 1305 में अलाउद्दीन का एक सेनापति था आइन उल मुल्क, ये है आइन उल मुल्क। और यहाँ पे जो मतलब कहने का मतलब मालवा का जो शासक है ये है महल देव। तो महल देव को पराजित किया जाता है और मालवा पे क्या हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। इसके बाद हम राजस्थान में जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अभियान किए गए हैं ये पढ़ते हैं। तो राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान 1301 में हुआ था। यानी कि अगर मैं बात करूं गुजरात अभियान के बाद जो दूसरा अभियान अलाउद्दीन का है ये रणथंभौर अभियान था, 1301 में हुआ। यहाँ का शासक चौहान वंशी शासक है। ये चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं और यहाँ का शासक है हमीर देव। नयनचंद सूरी ने किताब लिखी है हमीर काव्य, उसमें इस अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। तो हमीर देव को क्या होता है, रणमल और सस्तीपाल, इसके दो मतलब प्रमुख सूबेदार हैं ये हमीर देव के, रणमल और सस्तीपाल, ये दोनों बंदे क्या करते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं और इन्हीं की गद्दारी से हमीर देव जो है इस युद्ध में मारा जाता है। और इस युद्ध में एक और क्वेश्चन एग्जाम आया है कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति नुसरत खां की मृत्यु कब हुई, तो ये रणथंभौर अभियान में हुई थी। आप नोट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। नुसरत खां और उल्लू खां के द्वारा जो है ये अभियान किया गया था, लेकिन इस अभियान में नुसरत खां लड़ता हुआ मारा गया था। तो रणथंभौर जो है राजस्थान का पहला अभियान था और यहाँ का जो शासक है ये चौहान वंशी शासक हैं। और इसके बाद ये भी कहा जाता है कि जो चौहानों की देखिए बहुत सारी शाखाएं हैं, तो चौहान जो पृथ्वीराज चौहान वाली शाखा है वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये किताब में लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं, ये किताब है, इस किताब में ये डाटा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है।
मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा, जो भी है बुक का रेफरेंस लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद क्या होता है, चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान 1303 में किया गया था। चित्तौड़ अभियान के विषय में काफी देखिए अभी क्या हुआ, अभी कोई 3 या 4 साल पहले एक फिल्म बनी जो काफी विवादों में रही, आप सभी ने सुना भी होगा, रानी पद्मावती पे एक फिल्म बनी थी। अब पद्मावती की एक कहावत भी बहुत प्रसिद्ध हुई, आप कहावत भी सुनेंगे ध्यान से। पद्मावती के विषय में कहावत ये थी कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया हैं, ताल तो भोपाल ताल, बाकी सब तलैया हैं, और रानी तो रानी पद्मावती और बाकी सब गधैया। ठीक है तो ये पद्मावती के विषय में कहावत थी। तो कहा यह जाता है कि पद्मावती काफी ज्यादा खूबसूरत थी, तो उसी की खूबसूरती से प्रभावित होकर चित्तौड़ पे अलाउद्दीन खिलजी का अभियान हुआ, और यह अभियान 1303 में हुआ। ऐसी जानकारी 1540 में पद्मावत के द्वारा मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा है पद्मावत, उस किताब के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो यह अभियान क्या हुआ, यह अभियान राणा रतन सिंह के समय में किया गया था, और यहाँ पे राणा रतन सिंह के 2 प्रसिद्ध सेनापति भी हैं। तो अगर आप जानते हैं कि वो कौन से सेनापति हैं तो कमेंट करके बताइए। अगर आप नहीं पता तो अगली वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमारा ये टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं आपको बताऊंगा ये सेनापति कौन थे। तो इन सेनापतियों के द्वारा बहादुर शाह के साथ युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन रतन सिंह जो है, ये कहा जाता है कि धोखे की वजह से रतन सिंह की मृत्यु होती है। खैर, तो ये अभियान जो है चित्तौड़ अभियान, ये 1303 में हुआ है, और रतन सिंह इस युद्ध में पराजित होते हैं। इसके बाद जो है अगला अभियान है सिवाना। सिवाना अभियान 1308 में हुआ, और यहाँ पे शासक जो है ये शीतल देव है। ये सिवाना जो है ये मारवाड़ के आसपास का क्षेत्र है, और इसके बाद इसका नाम खैराबाद कर दिया गया था। एक चीज और है, जो चित्तौड़ अभियान हुआ है, चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया था। तो ये आप नोट कर लेंगे, खिजराबाद। और खिजराबाद क्यों किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के लड़के का नाम खिज्र खां था, और अलाउद्दीन खिलजी उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, तो अपने लड़के के नाम पे चित्तौड़गढ़ का नाम जो है खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी किया था। और इस ऐसे ही सिवाना अभियान के बाद सिवाना जो मारवाड़ का जो क्षेत्र है, जोधपुर के जो आसपास का क्षेत्र है, उसको जो है ये खैराबाद के नाम से संबोधित करता है। और इसके बाद जालोर में भी यहाँ भी चौहान वंशी शासक है, और 1311 में कहान देव को पराजित किया जाता है। कहा यह जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी कहान देव को नीचा दिखाने के लिए अपनी एक जो गुलाम है, जो दासी है, अपनी एक दासी को भेजता है जिसका नाम है गुलो बहिष्ठ। हालांकि कहान देव, ये कहा जाता है गुलो बहिष्ठ को पराजित करता है, लेकिन बाद में कहान देव खुद भी पराजित होता है। तो 1311 में जो है कहान देव का भी अंत हो जाता है। तो ये राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए प्रमुख अभियान थे। इससे पहले और भी शासकों ने राजस्थान में अभियान किए हैं, लेकिन रणथंभौर से आगे उन्होंने अभियान नहीं किए थे। तो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने चित्तौड़ और उसके आसपास के क्षेत्र को जीतने में मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक ये इन क्षेत्रों पे अपना अधिकार नहीं जमा सका। जैसे इसकी मृत्यु होती है, ये सारे के सारे क्षेत्र जो है आजाद हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या है, अब देखिए इसके बाद है दक्षिण अभियान। तो मैंने जैसा भी आपको बताया है कि सल्तनत काल का इसे समुद्रगुप्त कहा गया। तो दक्षिण में जो पहला अभियान है ये वारंगल में हुआ था, और वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को पराजित भी किया गया है। लेकिन इसकी जानकारी जो अच्छे लेवल की किताब है उनमें दी गई है। अगर आप मीडियम लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप केवल याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का पहला जो अभियान है वो देवगिरी के यादव रामचंद्र देव के खिलाफ किया गया था। अब रामचंद्र देव है कौन, ये यादव वंशी एक शासक है। और इस समय जब इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया तो रामचंद्र देव की एक पुत्री है, इसकी पुत्री है झग्ग्यापाली। ये नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये कहीं कहीं झग्ग्यापाली लिखा हुआ है, कहीं कहीं तग्ग्यापाली लिखा हुआ है। तो ये देखिए बुकों में थोड़ा हेर फेर कर देते हैं लोग। तो झग्ग्यापाली से अलाउद्दीन खिलजी शादी करता है, और ये भी कहा जाता है कि रामचंद्र देव का वो बहुत ज्यादा सम्मान करता है। और यही रामचंद्र देव बाद में दक्षिण अभियान जो हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का,
उसमें मुख्य भूमिका भी निभाता है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की ये मदद भी करता है। और एक चीज और भी आप नोट कर सकते हैं, इस अभियान के बाद क्या होता है, रामचंद्र देव की सीमा में भी अलाउद्दीन खिलजी बढ़ोतरी करता है। गुजरात का एक जिला है नवसारी, नवसारी, ये नवसारी वही जिला है जहां से गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा की गई थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नवसारी जो क्षेत्र है ये रामचंद्र देव को दे दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है दूसरा अभियान ये वारंगल में हुआ था। देखिए जैसा मैंने भी आपको बताया, इससे पहले भी वारंगल पर अभियान हुआ था, लेकिन उस समय प्रताप रुद्र देव के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को पराजित कर दिया था। लेकिन इस बार प्रताप रुद्र देव पराजित होता है और यहां से जानकारी मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रताप रुद्र देव के द्वारा अपनी एक मूर्ति बनाई जाती है और उसकी मूर्ति में, यानी कि अपनी मूर्ति में वो कोहिनूर हीरा गले में लटका के और उस मूर्ति को जंजीरों में बांध के मलिक काफूर के पास भेजता है। ये इस बात का प्रतीक है कि प्रताप रुद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो सबसे पहले कोहिनूर हीरे का जो जिक्र है वो यहां मिलता है, तो ये याद रखेंगे, सबसे पहले इतिहास में जो कोहिनूर हीरा है उसका जिक्र यहाँ पे हुआ। कोहिनूर हीरे के विषय में भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो भी, हालांकि उस समय ज्यादा लंबी वीडियो में नहीं बना पाया था। आने वाले समय में इसकी एक विस्तृत वीडियो भी मैं आपको प्रस्तुत करूंगा जल्द ही। तो ये प्रताप रुद्र देव जो है, ये अभियान जो हुआ है ये 1309 में हुआ है। इसके बाद जो अगला अभियान हुआ ये द्वार समुद्र के होयसाल शासक के आसपास मतलब हुआ। अब होयसाल जो जगह है ये मैसूर, कर्नाटक का जो आसपास क्षेत्र है, ये वर्तमान में जो है ये मैसूर के आसपास का क्षेत्र है। उस समय से द्वार समुद्र और यहाँ के शासक होयसाल वंशी जो शासक है वो है वीर बलाल तीतीय। तो वीर बलाल तीतीय जो है ये भी पराजित होता है। आज ये स्थान हेलविड के नाम से प्रसिद्ध है, ये आप नोट कर सकते हैं। ये स्थान क्या है, हेलविड के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए पांड्य शासक वे शासक हुए हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जितने भी ये शासक हैं ऊपर ले वाले, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन पांड्य शासक अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। हालांकि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे ये था कि होता यह है कि यहाँ के जो शासक हैं, यहाँ के शासक की मृत्यु हो जाती है और शासक की मृत्यु के बाद उसके जो दो पुत्र हैं सुंदर पांडे और वीर पांडे, यहाँ का शासक है कुलशेखर, मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, मारवन कुलशेखर। तो मारवन कुलशेखर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सुंदर पांड्य और वीर पांड्य हैं। सुंदर पांड्य उसका औरस पुत्र है, औरस पुत्र ओरिजिनल पुत्र को बोलते हैं, और ये उसका एलीगल पुत्र था। तो दोनों पुत्रों के बीच में साम्राज्य को हड़प करने के लिए युद्ध होता है। सुंदर पांड्य मलिक काफूर से सहायता मांगता है जो सबसे बड़ी भूल थी, और इसी के बाद मलिक काफूर जो है यहाँ पे आक्रमण करता है। और कहा यह जाता है कि इस आक्रमण के बाद मलिक काफूर को इतना सोना मिला कि यहाँ पे एक इतिहासकार हुए हैं शर्मा, उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद गजनबी की आंख भी कब्र से चौंधिया गई होंगी। इतना सोना और चांदी और अकुल्य बहुमत मतलब इतनी बड़ी संपत्ति यहां से मिली कि ये कहा गया कि मतलब ऊंटों पे लादनी भारी हो गई थी। थोड़ा मेरा गला खराब है उसके लिए सॉरी। तो ये जो है सुंदर पांड्य और वीर पांड्य यहाँ के शासक हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये बस आप ये पॉइंट याद रखना है यहाँ से कि मथुरा के पांड्य शासक अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं करते, हालांकि इस क्षेत्र को लूट लिया जाता है और यहीं पे प्रसिद्ध जो रामेश्वरम का मंदिर है वो भी तोड़वा दिया जाता है। अब इसके बाद जो है अलाउद्दीन के समय में हुए विद्रोह। तो अलाउद्दीन के समय कौन कौन से विद्रोह हुए हैं इसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से देंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।